नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, 2 दिन तो वंदे मातरम को लेकर बहस हुई और आज लोकसभा में चुनाव प्रक्रिया में सुधार को लेकर बहस हो रही है। तो इस बहस की शुरुआत तो मुझे उम्मीद है कि एलओपी ने ही की होगी, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने ही आरोप लगाए थे वोट चोरी के। और अभी तो 15 दिन हो भी गए हैं, शायद सबूत लेकर आने वाले थे वो बिहार विधानसभा चुनाव में जो गड़बड़ी हुई थी। तो ये तो बहुत अच्छा मौका है उनके पास पूरे के पूरे सबूत सदन में रखने का। देखिए, अब वही बात है कि वोट चोरी का विषय उन्होंने रट रखा है, इसलिए उस पे वो बोल सकते हैं, बोलेंगे भी। पसंदीदा उनका विषय है, भले ही सबूत हो ना हो, तथ्य हो ना हो, वो उस पे अनवरत बोल सकते हैं, कई वर्ष तक बोल सकते हैं। कई वर्षों से बोल रहे हैं और अगले कई वर्षों तक बोलते रह सकते हैं। लेकिन जिस विषय पे वो नहीं बोल सकते थे, वो था विषय जिससे वो पिछले 2 दिन से नदारत हैं, भागे हुए हैं। कल लोकसभा में था वंदे मातरम का विषय, उससे वो भागे हुए थे। अपनी दीदी को आगे कर दिया उन्होंने, बहन जी को आगे कर दिया। बहन जी ने आकर अपने मतलब बात तो वंदे मातरम की हो रही थी, बात तो राष्ट्र की हो रही थी, बात तो भारत माता की हो रही थी। लेकिन उनकी एक ही माता है, उनकी एक ही राष्ट्र है, उनके एक ही पिता हैं, वो है नेहरू जी। और नेहरू जी से शुरू होती है ये कहानी और सोनिया जी पर समाप्त हो जाती है। तो वो उन्होंने नेहरू जी की प्रशंसा और नेहरू जी को डिफेंड करने में ही अपना समय लगाया कि उन्होंने ये बनाया, उन्होंने ये बनाया। नेहरू जी ना होते तो भारत ही नहीं होता, भारत समाप्त हो जाता। तो वो जो कांग्रेस की जो एक मानसिकता है, वो उसी ट्रैप में एक जो विशियस साइकिल है, जो जिसमें एक कुचक्कर है, जिसमें वो उनका दिमाग फंसा हुआ है, उससे बाहर निकल के वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये देश वापस उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुहाने पे खड़ा है, जहां पर वो अपनी सभ्यता को पहचान रहा है। वो कह रहा है कि भैया हमारा ठीक है, आपने धर्म के आधार पर इस देश को बांटा तो था 1947 में, लेकिन हमारी पहचान तो सनातन पहचान है, हिंदू पहचान है। वो चलती है हमारे कि हम अपने राष्ट्र को हम कहते हैं कि तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। हमारी हमारी जो हमारा जो भारत माता है, वही दुर्गा है, वही कमला है, और वही शारदा है, वही वो देवी के स्वरूप है। वो हमारा देश कोई जमीन का टुकड़ा या कोई राजनीति का खेल का मैदान नहीं है। वो हमारे लिए मातृभूमि आज से नहीं, वो भगवान राम के समय से मातृभूमि था। और यही यही चीज हमको एकीकृत करती थी, यही चीज हमको एकजुट करती थी, जिसके कारण रावण पर विजय के बाद भगवान राम आते हैं वापस, छोड़कर वहां पर सोने की लंका छोड़कर वो आते हैं अपने उस अयोध्या में, जो एक बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो उस समय के हिसाब से कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। तो वहां आते हैं, मतलब हमारा पूरी दुनिया होगी बहुत अच्छी, लेकिन हमारी जो मातृभूमि है उससे बढ़कर हमारे लिए कोई कुछ नहीं है, वो हमारी माँ है। तो वो जो धारणा है, जिस धारणा से 1947 में जब भारत का की स्वतंत्रता मिली, तो जिस तरीके से राष्ट्र का गठन होना चाहिए था वो नहीं हुआ था, वो ड्यू था। वो एक बचा हुआ कार्य। अब मोदी जी पहले जब ये चर्चा की बात हो रही थी तो लगा कि नहीं ठीक है, एक दांव है, राजनीति है, उनको संसद में वो एक तरह से बेनकाब कर देंगे, उनको उनके लिए विचित्र स्थिति हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देख ये लगा कि नहीं, कुछ ड्यू था जो 70 साल से, जो पिछले 75 साल से इस देश में होना बाकी था, वो इन जी। पिछले 2 दिनों में संसद में हुआ है। और राहुल गांधी को उससे भागना ही था, क्योंकि उससे भागने का इतिहास उनका पुराना है। उनके जो नेहरू जी भी भागे थे उस चीज से। इंदिरा जी ने थोड़ा सा अपने आप को मॉडरेट दिखाया था, दोनों नाव पे सवारी करने का प्रयास किया था, और उनकी माता जी तो पूरी तरह से वहां से भाग गई। तो संसद से भागे तो क्या भागे। बिल्कुल, क्योंकि देखो, राहुल गांधी को इस बात पर बड़ा नाज है कि वो एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। उनको पुतिन के यहाँ बैंक्वेट में नहीं बुलाया गया, पुतिन से मुलाकात करने के लिए नहीं बुलाया गया। कितना रोना धोना संसद के बाहर मचा हुआ था, बहन भाई दोनों मिलकर क्या क्या कह रहे थे कि हमसे इनसिक्योर है पीएम मोदी। मैं एक अलग प्रोस्पेक्टिव बताना चाहता था भारत का पुतिन के सामने, ये सब बातें राहुल गांधी कर रहे थे। अधिकार उनको याद है एलओपी के, लेकिन कर्तव्य याद नहीं है। इस मुद्दे पर भी, वंदे मातरम के मुद्दे पर भी, सबसे पहले तो विपक्ष की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी को बोलना चाहिए था। यहां प्रधानमंत्री बोल रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में आज अमित शाह बोले हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? क्यों इस मुद्दे से भागते फिर काहे के एलओपी वो? देखिए, इसका पहला उत्तर तो यही है कि भाई राहुल गांधी नेता नहीं है। राहुल गांधी जो है वो जो है बस वही है। मतलब एक अगर वो एक नेता होते, एक अपने दल के नेता होते, प्रमुख होते, तो वो आज भी समय था कि वो प्रधानमंत्री के बराबरी में आकर, और प्रधानमंत्री की जो बातें थी, जो आरोप थे, उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए थे जो निश्चित रूप से उनके परिवार और उनकी पार्टी के विरुद्ध थे, कि उन्होंने वंदे मातरम के 2 पैरा को रखा और उसके वो उन सारे पैरा को हटा दिया जो भारत की मूल भावना, भारत की मूल आत्मा
का प्रतिनिधित्व करते थे, तो उन सबको हटाया क्यों? ये जो प्रश्न थे उनका उत्तर वो आकर हेड ऑन दे सकते थे अगर वो नेता होते। ठीक है, कुछ कई अब उनकी लेगेसी है, जिस पार्टी का नाम ले लेकर वो सत्ता, आज वो प्रधानमंत्री पद के एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बने हुए हैं, तो भाई उसके पापों पर भी तो सफाई आप ही को देना पड़ेगा ना, उसके लिए कोई बाहर से कोई थोड़ी आएगा। तो आप उस मौके से भाग जाते हैं क्योंकि आपको पता है, और आपको पता है कि ये जो जब धज्जियां उड़ेंगी और जब पूरी सच्चाई इस इतिहास का जो इतने दिन तक आपने वामपंथी इतिहासकारों के दम पर, अपने भाड़े के वामपंथी इतिहासकारों द्वारा जो इतिहास को दबा रखा था, जब उसकी धज्जियां उड़नी शुरू होंगी तो आपके सामने चेहरा छुपाना कठिन होगा। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जो करते रहे हैं, आज पहली बार नहीं किया भाई, 26/11 का हमला हुआ तो देश को नेतृत्व की आवश्यकता थी क्योंकि आप प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, तब आप भाग गए पार्टी करने, तो ऐसा कोई एक मौका नहीं आया। हाँ, ये है कि आपने जो आपको ट्यूशन मिल जाती है कहीं से कुछ विषयों की, जैसे वोट चोरी का एक ट्यूशन है आपके पास, जैसे पिछले दिनों में आपने राफेल पर कोई विदेशी कंपनी ने आपको एक कोई ट्यूटोरियल पढ़ा दिया था, तो आप राफेल राफेल रट रहे थे, तो उसी तरीके से आप वही रट पाते हो जो आपने पहले से आपकी तैयारी करा दी जाती है। वंदे मातरम से आपका संबंध क्या था, वो इस पूरे 2 दिनों में कांग्रेस पार्टी का संबंध, राहुल गांधी की मैं बात नहीं कर रहा, कांग्रेस पार्टी ही पूरी तरह से वंदे मातरम के मूल विचार से कितना दूर जा चुकी है, कितना दूर जाकर वो आज वो खड़ी है कि आज उसके मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खड़े होकर ये कहना पड़ा कि मैं तो 60 साल से वंदे मातरम गा रहा हूं। अरे भाई, तुम 60 साल से वंदे मातरम गाते तो आपको किसी ने सुना नहीं, आप तो सोनिया मातरम गा रहे थे बहुत 60 साल से, मतलब पिछले 6 साल से, तब आप अध्यक्ष हो। जिस दिन आप सोनिया मातरम गाना बंद कर दोगे, आपकी दुकान फिर से बंद हो जाएगी। तो बात वही है कि आप कह के कुछ भी कर लो, और आप बार बार अब ये कहो कि भाजपा और ये संघ नहीं गाता था वंदे मातरम, तो आप जाकर देख लो कि भाई उनके हर कार्यक्रम में, आज से नहीं पिछले, मैं तो जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाला है, मैं वंदे मातरम भी सुनता हूँ उनके कार्यक्रमों में। आज भी उनके कार्यक्रमों में वंदे मातरम ही गाया, और शुरुआत होती है उसी से खत्म होता है। आप कहाँ हैं? देश बहुत आगे बढ़ चुका है, कांग्रेस पार्टी अपने उस गड्ढे से बाहर निकलने को तैयार नहीं। गड्ढे से बाहर निकलने को तैयार नहीं। राहुल गांधी का बयान सुना था आपने कल, क्या कह रहे थे जब उनसे इसी बारे में सवाल पूछा गया? कहते जो प्रियंका गांधी कह रही है वो सुनिए। मतलब ये क्या तरीका हुआ सर एलओपी का? एलओपी को तो हर बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि वो पूरे विपक्ष का की अगुवाई कर रहा है लोकसभा में, लेकिन उसी से राहुल गांधी भाग जाते हैं। बहन को सुन लो, मुझको रहने दो। क्या मतलब हुआ? क्या कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अब दो फाड़ हो चुके हैं कि प्रियंका ही बोलेंगी, राहुल गांधी बैक सीट पर रहेंगे? कुछ ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, ये तो एक लड़ाई है जो चल रही है, लेकिन हाँ, ये चूंकि इस विषय में जैसा मैंने कहा कि भाई राहुल गांधी बोल नहीं सकते थे इसलिए नहीं बोला, बोलते तो और फजीहत होती, बोलते तो कुछ और अपनी छीछालेदर करते, जैसे शिव जी की फोटो लेके आए थे और फोटो दिखा रहे थे, और श्री गुरु नानक महाराज देव जो है वो पंजा दिखा रहे हैं, देखिए सब लोग पंजा दिखा रहे हैं, तो उसमें अल्लाह पंजा दिखा रहे हैं, वो उन्होंने नहीं दिखाया था क्योंकि फंस जाते। तो उस तरीके से राहुल गांधी इसमें भी कुछ ना कुछ कर जाते कांड, तो उनको इस संभवतः एक रणनीतिक रूप से उनकी पार्टी के जो अभी भी जिनके पास थोड़ी बहुत समझ होगी, उन्होंने कहा होगा कि भैया मत जाओ, वरना इस मामले में कुछ ना कुछ फजीहत करा के आओगे, जो बची खुची एक एक सम्मान है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। वैसे तो सम्मान कुछ क्या बचा हुआ है कि आप खुलकर आज नक्सलियों, देशद्रोहियों, ईसाई धर्मांतरण की शक्तियों आप जाकर के साथ हो, और आप जाकर कहते हो कि जी हिंदू धर्म भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, हिंदू धर्म, हिंदू आतंकवाद है, और पता नहीं किस किस तरह की कहानियां आप पूरी दुनिया को सुना रहे हो। लेकिन अब देखिए, आपका जो बात है कि बहन भाई का झगड़ा, ये बहन भाई का झगड़ा, एक तो कल जो स्थिति हुई वो एक मजबूरी के कारण पैदा स्थिति थी क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन हाँ, इससे फिर बहन के मंसूबे तो और बढ़ेंगे ना। बहन जी जो है वो, उनकी राजनीति के भी तो एक कुछ महत्वाकांक्षा है, और वो इंतजार कर रही है कि ये कब नेशनल हेराल्ड में, पासपोर्ट केस में बहुत सारे विषय चल रहे हैं, और बहन जी का तो कोई मुकदमा है नहीं, तो अंततः कांग्रेस पार्टी उनकी झोली में ही जाएगी। तो वो धीरे 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 जो एक एक स्टेप्स बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं, और राहुल गांधी को का एक जो राजनीतिक जो मतलब एक आखिरी आपके कुछ समय है, तो इस तरीके से देखिए कि ठीक है, वो कल कहना पड़ गया उनको कि प्रियंका जो बोल रही है उनको सुनिए, तो प्रियंका जो बोल रही है उनको सुनिए। प्रियंका के बोलने में भाई आप भी तो उसको सुना सकते थे, आप भी तो उससे जुड़े हुए थे, हाँ, आपका भी तो पार्टी है वो, आप उसके अध्यक्ष रहे। प्रियंका क्या है, एकमात्र सांसद, पहली बार चुनी गई सांसद, इसके अतिरिक्त तो उनकी क्या संवैधानिक हैसियत है। हाँ, लेकिन ठीक है, राहुल गांधी है वो।
लेकिन एक चीज और ये देखिए ना कि आज आपने माता जी का जिक्र किया, उनकी जो चाहती हैं कि राहुल गांधी किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को संभाल ले, पीएमिंग वेटिंग ही बना रहे हमेशा के लिए। लेकिन अब तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको भी नोटिस भेज दिया है, क्योंकि उनकी तो नागरिकता पर सवाल उठ गया कि वो नागरिक नहीं थी भारत की, उससे पहले उनको वोट का अधिकार दे दिया गया था। इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। देखिए, अब ये भी बड़ा ओपन एंड शट केस है। हम्म। कांग्रेस पार्टी के जो मतलब जो कांग्रेस पार्टी क्या कहें, मतलब गांधी परिवार के जो बड़े पाप हैं उनमें से एक तो नेशनल हेराल्ड है। लेकिन आप हम्म। देख ही रही हैं कि पूरी सुनवाई हो जाने के बाद भी सजा नहीं हो रही है। पासपोर्ट का जो मामला है राहुल गांधी का, वो भी एक विषय है, जो कि भाई दो पासपोर्ट की के तथ्य करीब करीब सरकार के पास हैं कि आपके पास एक ब्रिटिश पासपोर्ट हुआ करता था, आपकी एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी हुआ करती थी, राहुल गांधी के अलावा आप कुछ आपका कुछ और भी नाम था, आपका एक और कोई पहचान भी थी। तो आप दो दो थे, मतलब हम सभी जीवन में पैदा होते हैं, माँ बाप जो नाम देते हैं उस नाम को अपने साथ रखते हैं और उस नाम के साथ ही जाने जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो। लेकिन आपके दो दो नाम थे, आप विश्व के एक विचित्र किंतु सत्य व्यक्ति ये थे। तो वो भी एक केस है। और तीसरा केस अब ये जो है, जिसमें इनको आज नोटिस जारी हुआ है कि भाई आप बिना नागरिकता के ही वोटर बनी हुई थी। तो जो आज आप लड़ रहे हैं बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं के लिए, आपकी पार्टी पूरी तरह से खड़ी हुई है कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के वोटर लिस्ट से नाम ना हटाए जाए। तो पहली लड़ाई तो आपने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए नहीं, बल्कि पहली लड़ाई तो आपने इटालियंस के लिए लड़ी थी कि एक इटालियन जो था भारत की संसद में भारत में आकर प्रधानमंत्री के घर में रह रहा था, उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर में, और फिर उसके बाद वो वोट भी देने गया। अब आप कहो कि बड़े अनजान थे, आपको पता नहीं था, तो फिर फोटो क्यों खिंचाई थी आपने? आप हम्म। प्रधानमंत्री के घर में 50 तरह के पुराने नेता रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, आपको ये नहीं पता था कि? लेकिन तब इन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी इनका ये माया जाल टूटेगा और देश जो इनको पहचानेगा। तो अब वही बात है, लेकिन जो मूल है कि भाई अब इसमें क्या होगा। राहुल गांधी का भी केस मेरे ख्याल से करीब करीब, जो पासपोर्ट वाले की चर्चा कर रहे हैं, 10 साल तो हो ही गए। अ, दोहरी नागरिकता वाला। पूरी वही ना नागरिकता उसमें। वाला, हाँ वही पासपोर्ट, दो पासपोर्ट रखने का विषय। तो वो भी करीब करीब 1 दशक से चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ठीक है नोटिस जारी किया है वो कुछ जवाब दे देंगी। लेकिन जब तक इन दोनों माँ बहन बेटे की जो राजनीति है वो चल रही है, तब तक तो भारत की मतलब मैं निराशावादी हूँ। क्या होगा तथ्य मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें देश की न्यायपालिका भी कुछ नहीं करने वाली है, और देश की जो सरकार है वो भी शायद कुछ करेगी नहीं, क्योंकि ये उनको सूट करता है। क्योंकि जब तक ये रहेंगे तो उनके लिए राजनीति बहुत आसान रहेगी। कोई ऐसा नेता खड़ा हो जाए जो वंदे मातरम का अर्थ जानता हो, जो वंदे मातरम से जुड़ा हुआ हो, तो उसका सामना करना भाजपा के लिए ज्यादा कठिन होगा बनस्पत इस आदमी के जिसको पता ही नहीं कुछ। पर एक चीज और है ना कि ये जितनी भी घटनाएं होती हैं चंद्र प्रकाश जी, कम से कम इनसे एक्सपोज तो हो रही है कांग्रेस पार्टी। पब्लिक डोमेन में तो सारी बातें जा रही हैं। आधी जनता को तो पता ही नहीं होगा कि सोनिया गांधी ने वोट पहले डाल दिया था और नागरिक वो बाद में बनी। अब तो बहस ये भी हो रही कि नहीं नहीं, उन्होंने शादी एक भारतीय से की थी, वो नेचुरली हिंदुस्तानी हो गई। अरे भाई, नेचुरली हिंदुस्तानी बनने के लिए भी, भारत की नागरिकता लेने के लिए भी एक प्रोसीजर तो होता है, उसको तो फॉलो करना चाहिए था। नाम आपका बतौर नागरिक एंटर नहीं हुआ और आपने वोट डाल दिया। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है, जिससे अब नोटिस भेजा है राउज एवेन्यू कोर्ट ने, हिम्मत करके वहां के जज साहब ने नोटिस भेज दिया है। देखते हैं इसका क्या जवाब आता है, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े वकील तो हैं ही, मामले को घुमा फिरा दिया जाएगा। लेकिन अगर वापस प्रियंका वाड्रा पर लौटे, जो भाषण उन्होंने लोकसभा में दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जितने साल पीएम मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर है, उतने साल तो नेहरू जी ने जेल में गुजार दिए। सर, वो तो वीवीआईपी थे वहां जेल के अंदर, उनको तो सारी सुविधाएं मिली हुई थी। उनको वीर सावरकर की तरह काला पानी की जेल में तो नहीं डाला गया था ना। ये किस तरह का कंपैरिजन कर रही थी प्रियंका वाड्रा। देखिए, अब तो ये अपने उस दुनिया में, अच्छा मैं उसमें थोड़ा सा जो आपने पासपोर्ट वाला जो विषय था उस पे मैं हम्म। कहूंगा कि जो पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, नागरिकता वाली जो बात कि सोनिया गांधी की हम्म। नागरिकता दो दो वोटर कार्ड वोटर लिस्ट में शामिल हो, कि जो एक दलील दी जाती है कि नहीं उनकी शादी तो पहले हो गई थी 68 के आसपास कर, 68 हम्म। 69 में उनकी शादी हो गई थी, तो वो तो पति भारतीय 80 है, में। तो वो, हाँ तो पति भारतीय है इसलिए उसकी उनकी नागरिकता अपने आप हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एकदम झूठ है। कांग्रेसी पिछले कई समय से ये झूठ प्लांट करते रहे। आपको उसकी पात्रता हो जाती है, आप उसमें से नागरिकता पाने के लिए एक टिक क्लियर करते हो, वो आप भरते हो। जब आप उसका फॉर्म भरते हो, उसके लिए हम्म। एप्लीकेशन देते हो, उसके लिए इंटरव्यू देते हो, आपका पूरा एक पूरी प्रक्रिया लंबी होती है, उसके बाद आपकी नागरिकता होती है। सोनिया गांधी ने वैसा कोई फॉर्म भरा हो तो दिखाएं। ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरा, ऐसी कोई उन्होंने हम्म। कोई, हाँ पात्रता उनकी थी। तो ये झूठ बोलते हैं वो लोग। हाँ, दूसरी बात अब आपके आते हैं जो आपने कहा कि
नेहरू जी जितने नहीं, साल जेल में रहे उतने साल पीएम मोदी पीएम बने हुए हैं, ये कंपैरिजन कर रही थी। तो वीर सावरकर को भूल गई जो काला पानी की सजा काट के आए? नेहरू जी तो वीआईपी जेल में रहते थे ना सर। देखिए ये आप प्रयागराज अगर जाएं तो वहां पर उनकी जो जेल है वो नेहरू, कुछ उसका नाम हो गया नेहरू सदन। वो आप हम्म। देखेंगे, विश्वास नहीं होगा कि इस देश में आज हम जेल सुधार की बात कहते हैं। ये पूरे गांधी परिवार के और ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जिन जेलों में रहते हैं, हमको भगवान करे वैसी जेल मिले। आप देखेंगे कि वो अय्याशी के केंद्र थे, वो कोठियां थी, वो उनमें लाइब्रेरी हुआ करती थी। उसमें आज के जमाने में लोगों के घरों में ये बाथ टब और क्या सब होता है, जो जकूजी और क्या क्या, ये सब हमारे घरों में आज नहीं होते। उनके घरों में आज से 75 वर्ष, 75 या 100 अब तो हो गए, उस वक्त इनके घर में वो सुविधाएं थी। इनके घरों में इनकी जो जिन कोठियों को ये जेल कह के कह रहते थे, उन उन घर वहां पर हर वो सुख सुविधाएं थी, हर वो अय्याशी थी जो कि उस वक्त किसी राजा महाराजा के लिए भी कठिन थी। वहां पे हम्म। टेनिस कोर्ट हुआ करता था, वहां बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था, वहां पे बैठ के ये किताबें लिखते थे। किताबें क्या लिखते थे, वास्तव में इन्होंने कोई किताबें भी नहीं लिखी हैं। वो भी एक अपने आप में एक बड़ा विवादित विषय है कि भाई जो आदमी कितना पढ़ा लिखा था, कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे उनको। हाँ, एक विद्वान, जब आप आदमी जब एक देख रहा है कि वो उसको भारतीयों में एक भ्रम बनाए रखना है, तो उसके अपने नाम के आगे एक पंडित लगा लिया। भाई आपने तो खुद ही कहा था कि आप एक्सीडेंटल हिंदू हो, तो जब आप हिंदू ही नहीं हो तो आप ब्राह्मण कैसे हो, आप पंडित कैसे हो? पंडित तो भाई एक उपाधि है जो बहुत बड़े ज्ञान के बाद दिया जाता है, और वो भी संस्कृत भाषा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को जानने वाले को आप पंडित कहते हो। हम भी, मैं भी अपने आप को नहीं, अपने आगे नाम के आगे पंडित नहीं लगा लूं, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं बोल पाऊंगा, मैं बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाऊंगा अपने देश के, अपने वेद शास्त्र पुराण, इनके बारे में मेरी कोई समझ नहीं है। तो नेहरू की भी कोई समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे वो तमगा लगा लिया। तो वो एक ब्रांडिंग वो उस जमाने में कर रहे थे, जिस जमाने में, तो उस समय उन्होंने अपने लिए जो ये सारी किताबें लिखने का एक माया जाल गढ़ा। वो किताबें किन लोगों ने लिखी, उनकी किताबों में क्या लिखा, वो भी अपने आप, तो आज उनकी किताबें ही तो उनकी पोल खोल रही हैं। उनकी किताबें, उनकी चिट्ठियां वही तो बता रही हैं कि ये वंदे मातरम के नाम पर उन्होंने तभी तुष्टीकरण शुरू कर दिया था, तभी ये सरेंडर, आज ये कहते हैं नरेंद्र सरेंडर। तो उनके हम्म। नाना जी या दादाजी जो भी थे, वो उन्होंने तो भाई उसी जमाने में जिन्ना के आगे जिन्ना ने कहा नेहरू सरेंडर, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर ही नहीं किया, बल्कि उस सरेंडर का परिणाम हुआ कि इस देश के 3 टुकड़े हुए। तो आज कांग्रेस को भी बहुत सारे सवालों के जवाब देना है। इस देश के लिए भी बहुत तरह के प्रश्न हैं जो अभी उनको अभी इतनी जल्दी धैर्य नहीं खोना चाहिए कांग्रेस पार्टी के इन नौनिहालों को, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को। अभी बहुत सारे प्रश्न भी बाकी हैं, उनके पाप, अभी उनके टोकरे में बहुत सारा पाप है। सर ये दावे, अगर नेहरू ना होते तो इसरो नहीं बनता, आप तो मंगल पर नहीं पहुंचते, नेहरू ना होते तो एम्स नहीं बनाया गया होता, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें क्या दर्शा रही हैं? आपको याद है महात्मा गांधी ने तो जब ये 1947 की बात कहा था कि भाई अब तो कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस किसने बनाई थी? एक अंग्रेज ने बनाई थी। किस मकसद से बनाई थी ये सबको पता है आज की तारीख में। अगर नहीं पता तो बताया जाना चाहिए। जो स्वतंत्रता का हमारा उस वक्त आंदोलन चल रहा था, उसको दबाने के लिए कांग्रेस का निर्माण किया गया था। और आज कांग्रेस के नेता सिर्फ यही ढकोसला परोसते हैं कि आजादी की लड़ाई तो हमने ही लड़ी, सिर्फ कांग्रेस नहीं लड़ी। अगर कांग्रेस ने लड़ी तो फिर ये जिम्मेदारी भी तो ले लो कि देश के 2 टुकड़े किसने करवाए? कांग्रेस ने करवाए। नहीं, वो तो कहीं कोई बाहर से आया और वो सावरकर ने करा दिया, या किसी और ने करा दिया। देखिए बात वही आती है कि जब आप, ये बात सही है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी में कई धाराएं थी। कांग्रेस पार्टी में मदन मोहन मालवीय जैसे और राष्ट्रवादी लोग भी थे उसमें, सरदार श्यामा पटेल जैसे प्रसाद। लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके, उन्हीं के मंच के साथ थे। तो बात वही आती है कि अंततः जो है वो, लेकिन कौन, किसने प्रिवेल किया, कौन शक्तिशाली हुआ, वो तो तय करता है जो नेतृत्व, जिसके हाथ में कमान होती है। कमान आई किसके? वो नेहरू जी के आई, और उस नेहरू जी से पहले गांधी जी के हाथ में आई। गांधी जी ने भी तो उसी तत्व, उन्हीं तत्वों का, आज ठीक है वंदे मातरम के नाम पर गांधी जी को बहुत छू छू कर निकल गया उनको, और नहीं तो प्रशंसा में कोट किया गया, लेकिन गांधी जी ने भी ठीक ठाक तुष्टीकरण किया है, ठीक ठाक या बिल्कुल। ज्यादा ही किया है। तो वो उसकी जड़ में है, इस पूरे मट्ठे की जड़, इस पूरे जो ये जाज झाड़ झंखाड़ तैयार हुई है हमारे देश में, उसकी जड़ में वही है। लेकिन हाँ, ये है कि इनका नाम कब तक लिया जाएगा, जो बात है, तो उनका नाम अभी लिया जाएगा। और आपको इसका श्रेय भी लेना होगा। आपका, आपके कर्म खुल के सामने आ रहे हैं। उत्तर तो आप क्या ही देंगे, और उत्तर देने के लिए वो जो मानसिक योग्यता चाहिए वो भी नहीं है। अभी देखा कुछ दिन पहले नेहरू सेंटर बनवा रहे थे संदीप दीक्षित और कुछ
पत्रकार जो हैं वो मिलके, और कि नेहरू सेंटर, नेहरू जी के खिलाफ जो दुष्प्रचार होता है उसका हम उत्तर देंगे। तो आज 75 साल बाद आपको नेहरू जी के पर उठ रहे सवालों के उत्तर देने के लिए एक सेंटर तो बनाना पड़ गया आपको। अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी हुई है, देखते हैं कि आप उत्तर देंगे और क्या आप बताएंगे। संसद में तो दे नहीं पा रहे उत्तर। आज तो एक इकोसिस्टम ऐसा भी है जो अ, इस सवाल का जवाब चाह रहा है कि क्यों पुतिन से राहुल गांधी को मिलने नहीं दिया गया। जिन्होंने भी ये कहा, एक डिप्लोमेट है हमारे, दीपक वोरा जी, उन्होंने जब ये कहा कि देखिए डिप्लोमेसी में ये होता है भाई, जो मेहमान आता है वो तय करता है उसको किस किस से मिलना है। तो उस पर भी बवाल हो गया कि उन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी, क्यों नहीं राहुल को मिलने दिया गया। राहुल के बारे में उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में कहा कि कितनी जगह पर राहुल ने विदेश में जाकर ये कहा है कि दुनिया में दो तानाशाह हैं, उनमें एक मोदी है, दूसरे पुतिन है। अगर आप किसी को तानाशाह कहते, डिक्टेटर कहते, क्या वो जब आपके घर में आएगा आपसे मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा। तो उसमें इतना बवाल क्यों काटा जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी तो देखिए। देखिए, तो राहुल गांधी को किसी ने ये लिख कर दिया, राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी वही बोल पाते हैं जो उनको कहीं से कुछ लिख कर दिया जाता है, उनके पॉलिटिकल मास्टर्स देते हैं। देखिए, कुल मिलाकर ये जो वंदे मातरम की जो पूरी बहस थी, और इसमें कांग्रेस की जो तिलमिलाहट थी, और इसमें अपने आप को चाहे वो अलग अलग विषय उठाकर, जैसे ये कहा कि भाई कई लोगों ने ये राहुल गांधी का विषय उठाया कि उनको पुतिन से नहीं मिलने दिया गया। इसी हम्म। तरीके से ये बार बार कह रहे हैं कि जी बार बार इतिहास क्यों ला रहे हो। कांग्रेस पार्टी आज एक तरह से प्ली कर रही है कि इतिहास की बात मत करो। कांग्रेस हम्म। पार्टी के तरफ से ये दलील दिया जा रहा है कि बंगाल के चुनाव से, मतलब आज भी वो दल अपने आप को बंगाल, मतलब चुनावी राजनीति से हटाकर एक वंदे मातरम को नहीं देख पा रही है कि भाई भाई 150 साल तो यही पड़ा है ना। अब उनकी किस्मत फूटी है तो कोई क्या करे? क्या 150वें साल को वंदे मातरम के जाके 155वें साल में मनाया जाए कि भाई बंगाल चुनाव जब हो चुका रहेगा उसके बाद ही हम करेंगे? तो यही काम तो वो करते रहे हैं, यही काम वो अभी भी देश देश पे थोपना चाहते हैं। भाई देखिए, सीधी बात है कि अब आपको उन प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि देश को बांटने के बाद भी आपने इतनी बड़ी समस्याएं देश के लिए क्यों पाल रखी थी, क्यों जाकर खड़े हो गए, ये क्यों, किस किस लिए नेहरू लियाकत समझौता हुआ, क्यों कहा गया कि हम यहाँ पर वहां पर आप मुसलमानों को हिंदुओं को मार दो, लेकिन हम यहां पर विशेषाधिकार देंगे मुसलमानों को। जब देश धर्म के नाम पर बट गया तो बट गया, कहानी खत्म, लड़ाई खत्म। लेकिन आपने उस लड़ाई को पाल के रखा। आज उस पूरी जो उस वक्त जो पाकिस्तान के लिए वोट देने वाले लोग थे, आज जो पूरे गए ही। वो गए नहीं, और आज वो संसद में खड़े होकर दहाड़ रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे हमारी शरीयत। यही आज हम वंदे मातरम की बहस करते हुए दुनिया भर की बातें कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं। इसी साल की बात है कि इनका जो इमरान मसूद है, वो बोटी बोटी वाला, वो बोटी हम्म। बोटी वाले ने कहा था कि ये शरिया के खिलाफ है, और मुसलमान जो है किसी के आगे सर नहीं झुका सकता, किसी के आगे सजदा नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा किसी के आगे सजदा नहीं कर सकता। तो भाई मुसलमान तो वकालत करता है तो जाकर सुप्रीम कोर्ट में मिलॉर्ड बोलता है कि नहीं बोलता है? वो भी तो सजदा ही बिल्कुल। होता है। तो आप कहीं किसी कोर्ट में जाते हो, वहां पे सजदा करने में आपको समस्या नहीं। आप नाइटहुड का अवार्ड लेते हो, नाइटहुड जो है सादिक खान जो लंदन का मेयर है, इसने नाइटहुड लिया, तो वहां पर वो किसके सामने, वो रानी कौन होती है? रानी जो होती है जिसके आगे आप सिर झुकाकर नाइटहुड लेते हो और वो तलवार अपने सर पे, आपके सर पे रखती है, वो क्या करती है? वो पूरे जितने भी ये सारे ड्रामे हैं उसमें आप उनको ईश्वर ही कहते हो, ईश्वर के समतुल्य ही कहते हो। तो ये हम्म। मुसलमान पूरी दुनिया में हर जगह तो किसी को भी मतलब एक माई बाप बनाने को, भगवान बनाने को तैयार है, लेकिन भारत माता को बस ना कहे, कोई कहने पाए। तो ये बेसिकली ये मूलतः सिद्धांत की लड़ाई है, क्योंकि 1947 में अब आप देश ले चुके हो, या तो आप भारत माता को भारत माता मानो, वंदे मातरम कहो, और अगर आप नहीं, अगर वंदे मातरम नहीं कह पा रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है ये ना। आपने तो इसका हल बहुत पहले निकाल लिया था 1947। हम क्यों कहें कि आप पाकिस्तान जाओ? आप ही ने तो कहा था ना कि आप, अगर ये हल मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। आप पाकिस्तान, आपका निर्णय था पाकिस्तान जाना, आप पाकिस्तान जाओ। अगर आप अपने ही निर्णय पर अडिग हो तो, अगर अपने ही निर्णय पर आप टिके नहीं हुए हो, आपने अपना निर्णय बदल दिया, तो अब आपको भारत माता का सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, भारत में रही बात, अब ये बार बार एक हिंदू राष्ट्र का तमाशा हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास हो रहा है। ये भी बड़ा इसमें पूरे हम्म। 2 दिन के में ये चीज दिख रही है। भाई हिंदू राष्ट्र, सीधी बात है कि हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू मूल्यों से चलने वाला राष्ट्र ही है ये। इसी आधार पर आपके ही बाप दादाओं ने इस देश को बांटा था कि भाई ये सनातन धर्म से जुड़े हुए धर्म जो है, मत संप्रदाय यहाँ पर रहें, सुखी रहें और फले फूले, और इसके अलावा जो अन्य धर्मावलंबी हैं वो भी यहाँ पर फूले फूले।
यही बहुलता जो है, यही जो एक सबकी सबको समावेशन जो है, वो वही तो भारत की विशेषता होगी। आज अगर कोई कह रहा है कि हम अल्लाह के आगे किसी के सारे के सर नहीं झुका, भाई एक हिंदू जाता है कोई मजार कहीं कुछ एक भाई चर्च भी देखता है तो लोग अपने एक बार सर झुका लेते हैं कि कोई एक ईश्वर होगा जो वहां भी बैठा होगा। हिंदू या कोई भी जो सनातन धर्म भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो उसके प्रति अपमान नहीं रख सकता, क्योंकि वो उसका भी सम्मान कर रहा है। लेकिन जब वो पा रहा है कि भाई सामने वाला तो हमारे लिए सम्मान तो छोड़ दीजिए, वो हमें तलवार लेके मारने को तैयार बैठा है, वो लाउड स्पीकर पे हमें अजान दे रहा है कि भाई अल्लाह ही है और अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं, 5 बार हम वो भी सुने, हम वहां पर कन्वर्जन देखें, सारे के सारे इस देश की जो ट्राइबल आदिवासी सभ्यताएं हैं, जो कि भारत की सबसे सुंदर एक अगर कोई पहलू है कि वो हमारी जो जनजातियां हैं, जिनकी अपनी एक संस्कृति है, जो जो आज भी बहुत पीछे से हमारे जुड़ाव को दिखाती हैं, उनको आपने नष्ट कर रहे हैं, उनको आप चर्च में ले जा रहे हैं, और उनके हर घर से जो उनके देवी देवता हैं, कुल देवी हैं, ग्राम देवी हैं, वह उनकी जो सूर्य जो सब। वो एक प्रकृति की पूजा करते थे, सबको आप जी। नष्ट कर रहे हैं। तो आप उसको कैसे अनुमति दे सकता है अगर ये भारत जो है वो उस विचार पर बना हुआ देश है। तो इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं रेखांकित करना पड़ेगा कि अगर आपको भारत में रहना है तो वो तरीके नहीं चलेंगे जो 1947 से पहले ईसाई उपनिवेशवाद के समय में या उससे पहले मुस्लिम उपनिवेशवाद के समय में चलता रहा था। क्योंकि बड़ा सवाल फिर यही आता है ना चंद्र प्रकाश जी, कि इस देश के टुकड़े धर्म के आधार पर ही तो हुए थे। और जिस वक्त पाकिस्तान बना, उस वक्त तो हमारे संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था ना। तो इसका मतलब साफ है कि एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया, एक हिंदू राष्ट्र रहा, एक हिंदू देश रहा। यही हुआ ना इसका मतलब। लेकिन आपने यहां पर बड़ी चालाकी से इमरजेंसी के दौरान सेकुलर शब्द घुसा दिया, और अब वही जिनको हमने यहाँ पर, जो यहाँ रह गए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया, जो यहाँ रह गए, एक साजिश के तहत ही रहे ना यहाँ पर। वो मुस्लिम लीग जो केरल में, जिसके सौजन्य से राहुल गांधी ने वायनाड का चुनाव जीता, जहां पर अब उनकी बहन जीत कर आई है, वो कौन है? वही लोग है ना जो मुस्लिम लीग थी, जो जिसने पाकिस्तान बनाया, वो आज भी यहाँ पर है। तो उनको कहीं ना कहीं तो एक लकीर खींचनी पड़ेगी ना कि हिंदू राष्ट्र ही है। एक अलग राष्ट्र बना दिया गया था जिन लोगों के लिए, वो वहां नहीं गए। आज की तारीख में तो जाए, अगर उनको यहाँ पर भारत माता की जय नहीं करनी है या वंदे मातरम नहीं कहना है। देखिए, तो इसीलिए तो वंदे मातरम से सारा विरोध है, इसीलिए तो कांग्रेस को वंदे मातरम बोलने में उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि वो मुस्लिम लीग ने उनको एक ब्लैकमेल की राजनीति जो पिछले वर्षों में कांग्रेस ने की है, भारतीय मुसलमानों ने की है, मतलब और कांग्रेस उसके आगे सरेंडर करती रही है। कांग्रेस और कांग्रेस जैसी जितने भी दल हैं वो उनके आगे सिर झुकाते रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर इनको वंदे मातरम कहने में समस्या है तो ठीक है, मत बोलो। और बात सिर्फ वंदे मातरम तक नहीं है। देखिए, वंदे मातरम बड़ा प्रतीक है। अगर आप वंदे मातरम खत्म करते हैं तो आपने देखा कि जनगण मन कहा गया कि सिनेमा हॉलों में जो है वो जनगण मन गाया जाएगा, तो जनगण मन में तो आपको कोई समस्या नहीं थी ना, आपने तो यही कहा था ना कि नहीं नहीं जनगण मन बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जनगण मन का भी सम्मान करने को कहां तैयार हो? आप देखोगे आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं, आए दिन ये समस्या आती रहती है, सिनेमा घरों में मारपीट होती है कि कोई जब जनगण मन अब तो शुरू खैर होता है। बंद हो गया। अब तो खैर बंद ही कर दिया गया है। नहीं, उसके बाद जब रोज इस तरह की जब लड़ाइयां हो रही थी, मार पिटाई हो रही थी, वो सम्मान करने में भी दिक्कत है। लेकिन कहीं पे राहुल कहीं गांधी, पे भी इसको नहीं करते हैं। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, राहुल गांधी इसलिए नहीं बोले क्योंकि उन्हीं की पार्टी का वो जो तेलंगाना का सीएम है रेवंत रेड्डी, वो क्या कहता है, मुसलमान ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही मुसलमान है। वहां तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम की गली का ऐलान कर दिया गया। आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप कौन भाई? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप क्या गाने गाता है? डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो तुरंत भारत की इकोनॉमी डेड है। इसीलिए वहां पर ट्रंप को खुश करने की कोशिश हो रही। क्या कोई प्रोजेक्ट आ रहा है ट्रंप की तरफ से? वहां पर कहीं क्रिप्टो करेंसी की कोई डील तो नहीं आ रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से तो नहीं, लेकिन हाँ डोनाल्ड ट्रंप के देश से इनकी तो डील है ही है, इसमें तो कोई वो नहीं है। तभी तो पुतिन पतली गली से निकल लिए, इनको इन्होंने उन्होंने भाव नहीं दिया, आप चिल्लाते रह गए। तो बात वही है कि अंततः आप जो अमेरिका में बैठा जो एक तंत्र है, जॉर्ज सोरोस। हाँ, तो उस तंत्र का आप भाग हो, और उसी का भाग कहीं ना कहीं ट्रंप हो या कोई भी हो, थोड़ा बहुत असर्ट करते हैं, भाई राष्ट्रपति हैं तो थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन सब जानते हैं कि उनका एक एक और तंत्र है जो कि पैरेलल पैरेलल अमेरिका है, जो पूरी दुनिया में अपने खेल करता रहता है। राष्ट्रपति या तो उसके साथ मिलकर काम करता है या उससे ज्यादा दूर जाने का प्रयास करता है, तो वो मारा भी गया है, भविष्य भूतकाल में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। चार चार उनके प्रेसिडेंट मारे गए हैं सर। ये तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चुनाव के दौरान बच गए थे बाल बाल, उसके बाद ही तो सुर बदले।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए अब अंततः आपको तो आपका भी माई-बाप वही है, उसी के तो भरोसे आप वही तो शरारत करते हैं कि तरह-तरह की बातें यहाँ पर भारत को लेकर फैलाते हैं, तरह-तरह की। देखिए, अंततः बात वही है कि आप जो है वो भारत से आपका एक संपर्क, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद की विचार से शुरू हुई थी और उस वक़्त एक राष्ट्रवादी दल थी। ठीक है, अलग-अलग लोग थे, अलग-अलग लोग विचार थे और स्वतंत्रता आपने पाया। स्वतंत्रता के बाद आपको आपका वही वर्ग जो था, जो राष्ट्रवादी वर्ग जो था वो दब गया और नेहरू के नेतृत्व में एक जो कम्युनिस्ट समाजवादी, जो तथाकथित समाजवादी कहने वाले लेकिन वास्तव में थे तो वो कम्युनिस्ट थी, और वो जो है उन्होंने टेक ओवर किया। कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह से कन्हैया, मतलब वहां से शुरू होते हुए कन्हैया की पार्टी बन के रह गई है और वही दिमाग चला रहे हैं, वही राहुल गांधी को फीड कर रहे हैं और वही तंत्र जो है वो अमेरिका से भी उनकी सहायता कर रहा है। वही सेम, सबकी विचारधारा एक ही है और उनको वंदे मातरम कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि वंदे मातरम एक सांस्कृतिक राष्ट्र के विरुद्ध जाकर खड़ा होता है। वंदे मातरम अगर है तो फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे नहीं चलेगा, क्योंकि वो मातरम तो वो माता जो है वो बंगाल की भी सिर्फ बंकिम चंद्र चटर्जी की माता नहीं थी, वो फिर वो गुजरात की भी माता है और वो अरुणाचल की भी माता है, वो तमिलनाडु और केरल की भी माता है। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि वो वो धारणा किसी ने ऐसा नहीं कि थोप दी है, जो आज जी। वैसे बोल रहे थे ना कि भाई थोपोगे तो नहीं तो होगा। अरे भाई, हाँ। किसी ने नहीं थोपी थी, किसी ने नहीं थोपी थी, देश ने स्वतः स्फूर्त, पूरे राष्ट्र ने, तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने उसका उस विचार को अनुवाद किया और वहां पर वो स्वीकार हुआ। हर पूरे देश ने, किसी ने वंदे मातरम, किसी शासनादेश, किसी राजा ने नहीं कहा था कि वंदे मातरम गाना होगा। वंदे मातरम को तो कांग्रेस ने मार दिया था, उसके बाद भी वो विचार जिंदा रहा, जिंदा रहा, जिंदा रहा, छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाया जाता रहा। इस देश के संसद में बंद कर दिया गया, 1992 में दोबारा संसद में इसको शुरू किया गया। तो वंदे मातरम इस देश की मूल आत्मा है, जिसको बिल्कुल। कहीं थोपना नहीं पड़ता है। वो हर राज्य में समान रूप से, हर राज्य, हर व्यक्ति जो इसको अपनी राष्ट्र, अपनी मातृभूमि मानता है भारत को, वो वंदे मातरम ही कहता है। उसको लिए कोई मक्का और कोई यरूशलेम नहीं है। और यही वजह है कि राहुल गांधी को वंदे मातरम या कांग्रेस से कोई पसंद नहीं आया, क्योंकि जब कन्हैया का नाम आपने लिया तो मुझे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो जो उन्होंने वहां पर तमाशा किया था जेएनयू में, वहां राहुल गांधी खड़े थे ना उनके साथ। तो राहुल गांधी कैसे वंदे मातरम बोलेंगे? और इसी दौरान मुझे ये भी याद आया कि आज मुल्ला मुनीर को लेकर जो पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, चंद्र प्रकाश जी, मैंने चैनल्स पर देखा कि वहां जो डफली के साथ नारे लग रहे हैं आजादी आजादी के, वो बिल्कुल वही नारे जो जेएनयू में डफली गैंग लगाता है। एक जैसी टोन थी, तो आप सोच लीजिए क्या कनेक्शन हुआ उसका। तो मुझे बड़ा अचंबा हुआ कि वहां भी टफली गैंग है, यहाँ भी टफली गैंग है, कहीं यहीं का उठ के वहां तो नहीं चला गया मुल्ला मुनीर का के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। आप सोचिए कैसे राहुल गांधी जब यहाँ पर कोई स्टेटमेंट देते हैं भारत के खिलाफ, यूएन में इमरान खान लेकर पहुंच जाते थे, आर्टिकल 370 जब हटा था, तो एक ही सुर है इन सबके। यहाँ बैठे हुए लोगों के जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके वही सुर है जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के सुर है। नहीं नहीं, आप विश्वास रखिए, भारत वाला पूरी तरह से पाकिस्तान, भारत की जो डफली गैंग है वो पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त है। वो कोई और होंगे, इम्पोस्टर्स होंगे, इनकी तरह से नकल कर रहे होंगे, वो कहाँ से आए होंगे, वो वहां की पॉलिटिक्स जानती है। लेकिन यहाँ पर जो डफली गैंग है वो पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त है। पाकिस्तान में उनकी आस्था पाकिस्तानियों से ज्यादा है। तो अगर वो है तो उस पर आश्चर्य मत करिए। वो हो सकता है किसी झांसे में हो कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मुनीर हो या कोई भी हो, वो भारत का जो डफली गैंग है उसकी आस्था, उसकी निष्ठा उसी देश के प्रति है, अपने देश के बिल्कुल प्रति सही। नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। आस्था उस देश के प्रति है, इसीलिए कांग्रेस को वंदे मातरम से बहुत परहेज है। दिक्कत हो रही है कि 150 साल के बाद भी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि चर्चा होगी तो इनका असली चेहरा बेनकाब होगा। कैसे दो पैराग्राफ हटाए गए थे, कितनी एलर्जी थी कांग्रेस के नेताओं को वंदे मातरम से, ये सारी बातें खुल रही है ना, पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। तो ये बहुत जरूरी था कांग्रेस के इस चेहरे को बेनकाब करना, और शायद ये जो भी रणनीति मोदी सरकार ने अपनाई, उस रणनीति में पूरी तरह से फंस गए हैं और इसीलिए राहुल गांधी को सदन से भागना पड़ा। और अब देखते हैं कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी की वोट जो पहले दे दिया, नागरिकता बाद में मिली, उस मुद्दे पर जो नोटिस भेजा उसका क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन इस विषय पर आपने समय निकालकर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।